ये पहना हुआ है, मैंने ऐसे पहना हुआ है तो आपको ठीक लगेगा, सर पे चढ़ा दिया तो आपको हिजाब लगेगा, आप कैसे कपड़ों पे पहचानेंगे हमें? और मेरे तो वैसे भी आपने बहुत सारे नाम दिए ही हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि हम कौन है? मैं आज आपको जो नाम दूंगी आप वो मान जाएंगे। तो एक तो ये कपड़ों वाला जो उनका स्टेटमेंट था, इट वाज अ बिगेटेड स्टेटमेंट। ये बिगेटरी का एक साइन है कि आपका ये बोलना कि सिर्फ मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं। और एक और बात समझ लो, सिर्फ मुसलमान ही आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या वो देश के लोग नहीं हैं? भारतीय अगर आवाज़ उठाते हैं तो उसमें आप ये देखोगे कि क्या वो कौन से जाति से आते हैं, कौन से धर्म से आते हैं, कौन से जेंडर से आते हैं। अगर ट्रांसजेंडर आवाज़ उठा रहे हैं, महिलाएं आवाज़ उठा रही है, तो तुम फिर देखोगे क्या उनकी लेजिटिमेसी कम है? मेरे ख्याल तो अभी तक हमारे देश में सब इक्वल है, तो सबकी आवाज़ों का लेजिटिमेसी भी इक्वल ही होना चाहिए ना। तो जो भी आवाज़ उठाए, आपको इससे क्या मतलब है? आप मुद्दे पे बात कीजिए, हवा की बातें मत कीजिए। हवा की बातें हम 6 साल से सुन रहे हैं। मेरा असली नाम तो स्वाति है, जब से मैं पैदा हुई हूँ वही रखा हुआ है। पर मुझे पता नहीं, मैंने महाराष्ट्र का एक देखा था फेक न्यूज़, उन्होंने मुझे कोई बांग्लादेशी इमिग्रेंट बोला था, किसी ने मुझे कश्मीरी मुस्लिम बोला था, किसी ने सबिया खान बोला था। आप मुझे कोई भी नाम दे दो चलेगा, मैं भारतीय हूँ तब तक चलेगा। और नाम से कुछ बदलने वाला नहीं है, लेजिटिमेसी बदलने नहीं वाली है। और अगर आप नाम बदल के ये समझ रहे हैं कि लेजिटिमेसी चेंज होगी, तो आप प्रूफ करते हैं कि आप अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को किस तरह अलग तरीके से देखते हैं। आज मान लीजिए कि मैं कोई मुसलमान ही होती, मान लीजिए मैं कोई कहीं और से होती, कहीं की होती, अगर मैं कुछ बात कर रही हूँ तो क्या मेरी लेजिटिमेसी मेरे नाम से जोड़ी क्यों जाएगी? तो इसलिए मैं पुलिस कंप्लेंट्स कर चुकी हूँ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्विटर हैंडल्स भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, मैं उनके खिलाफ FIR करवाऊंगी DCW के थ्रू। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके लिए सरकार तो क्या बुला रही है? देखिए, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं देश की नागरिक हूँ। अगर देश ही नहीं बचेगा तो कल मेरे पास भी आएंगे। और ये ना बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये मुसलमान के अगेंस्ट जा रहा है। बिल्कुल गलतफहमी है, क्योंकि सबसे पहले अगर ये देश हिंदुत्व में तब्दील होता है तो सबसे पहले हिंदू वुमेन के ऊपर आएगा। महिलाओं को बताया जाएगा कि आप देवी हो, आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है। तो ये सबसे पहले महिलाओं पे आएगा। और मेरे को नहीं समझ आता कि मुझे नहीं लगता कि इन्हें हिंदुइज्म का भी मतलब पता है, या समझते हैं कि कोई हिंदुइज्म में विश्वास करे ना करे। अब कश्मीरी हो या कश्मीरी पंडित हो या हिमाचली हो, वो सब तो ब्राह्मण भी खाते हैं नॉनवेज। आप साउथ में जाएंगे वो अलग तरीके के हिंदूज है। तो आपकी हिंदुइज्म भी इतनी हेट्रोजेनियस है। हिंदुइज्म का भी बेसिक फाउंडेशन ये है टॉलरेंस। अगर आप उसको ही खत्म कर देंगे, आप स्वामी विवेकानंद को सुन लीजिए इस बात पर, टॉलरेंस की बात करते हैं। जहां आपका टॉलरेंस खत्म हो जाएगा, आप उसको हिंदुत्व बना रहे हो। हिंदुत्व तो 1920 के बाद आया था, सावरकर ने कॉइन किया था, उसका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं। और मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ पे अपने आप को हिंदू हिंदू करते हैं, वो तो जहलता है। पर अगर आप करते भी हो तो आप एक बार कम से कम उसको पढ़ तो लो। और हैरानी की बात यह है कि मैं अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा फेथ से जोड़ना पसंद नहीं करती, लेकिन आपने गीता पढ़ी होगी, या जहाँ पर आपने देखा है कि हमारा पूरा हिंदुइज्म ही महाभारत में कृष्ण को सवाल करते हैं, अर्जुन हर वक्त सवाल करते हैं। तो हमारा जब पूरा का पूरा वर्सेस ही सवाल के ऊपर है कि कृष्ण को पूछता है कि मैं अपने भाइयों पर ही बाण क्यों चलाऊं। वो ये नहीं, कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, जो मैंने कहा मान जाओ। कृष्ण जवाब देते हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग देते हैं, एंड देन अर्जुन जाते हैं, आगे बढ़ते हैं जैसे भी, क्योंकि अर्जुन अपने भगवान से भी क्वेश्चन करता है। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चनिंग आता है, तो हम हिंदुइज्म छोड़ो, आप तो भारत में क्वेश्चनिंग को दबा रहे हैं। और आपके ऐसे जो स्लोगन्स है, गोली मारो सालों को, और ये सब प्रो कैब रैलीज में चला रहे हो, इज इट नॉट इनसाइटमेंट टू वायलेंस? इट इज अ क्लियर इनसाइटमेंट टू वायलेंस। और यहाँ पे आप में से कोई आपको कुछ भी नहीं करेगा। आप कितनी बार हमको गोली मारने की बात कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई है साफ सुथरी, इधर इंडिया और बीजेपी। आप अपनी साइड चुन लीजिए। ये पूरा प्रोटेस्ट हमारी डेमोक्रेसी का खूबसूरती बताता है कि पीपल आर नॉट डेमोक्रेटिकली, हम सिर्फ रिपब्लिकन गवर्नमेंट चुनते नहीं हैं, हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का भी विश्वास रखते हैं। तो मैं इस प्रोटेस्ट को एक ऐसे सिंबल से समझती हूँ कि हम अभी भी जिंदा हैं। हम सिर्फ किसी एक इंसान के या 2 इंसान के हाथ पर पूरा मुल्क नहीं छोड़ सकते हैं। हम पढ़ते लिखते भी स्टूडेंट्स इसलिए हैं कि हम उसको अप्लाई कर सके अपने देश की भलाई के लिए और देश की डेवलपमेंट के लिए, अच्छे काम के लिए। देश में कुछ बुरा हो तो उसको हम रोक सकें, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सके। तो इस प्रोटेस्ट को मैं इस तरह देखती हूँ। और ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सिविल नाफरमानी है।
क्योंकि हम ये सिविलियंस स्टूडेंट्स बताना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कुछ नहीं, हम स्टूडेंट्स ये बताना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और हम तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक बाकी लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते इस संविधान की रक्षा करने के लिए। कल को गलती से अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी फेल करता है और हमें सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या उसको जुडिशियल रिव्यू में पास ऑन कर देता है, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बॉयकॉट मूवमेंट में कन्वर्ट होएगा, नॉन वायलेंट बॉयकॉट मूवमेंट। क्योंकि गांधी जी के प्रिंसिपल्स जिस तरह हमको आज़ादी दिलाए थे, आज 21वीं सदी में हम फिर से अपने देश के महत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अपील ये है कि पढ़िए, जो भी, सिर्फ ये एनआरसी सीए नहीं, जो भी अगली बार ये एनपीआर लेके आएंगे, जो भी बिल, जो भी कदम सरकार उठाती है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उसको एक बार पढ़ के देखिए, मुंह जबानी पे मत जाइए, स्लोगन्स पे मत जाइए, उनको पढ़िए, स्क्रूटनाइज कीजिए। अगर आपने ये करना बंद कर दिया, वो आपको मजाक में लेंगे, उनका जो मन करेगा वो करेंगे, आपके राइट्स छीन लेंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा। और ये मेरा अपील है सब लोगों से, और ये सिर्फ हिंदुओं से नहीं है, मुसलमानों से भी है, सिर्फ ब्लास्फेमी पे नहीं आना बाहर, जब आपके हक छिन रहे हो तब आना है। आपने असम के लोगों के साथ मजाक किया, अभी भी असम के एनआरसी में स्कैम निकला है कि एनआरसी हुआ, स्कैम हुआ। नाउ अमित शाह सेज कि जब एनआरसी ओवरऑल इंडिया आएगा तो असम में फिर अपनाया जाएगा, और आप खुलेआम झूठ बोलते हैं कि डिटेंशन सेंटर्स नहीं है। नेलामंगला बैंगलोर से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे डिटेंशन सेंटर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। गोलपारा में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बन गया है। तो आप अगर ये कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, खुले झूठ में, गॉस्पेल ट्रुथ्स में रहना चाहते हैं, तो हम विश्वास नहीं करना चाहते आप पे और भी, और हम